सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने घर पर होंगे। हम पढ़ रहे थे आपकी कृतिका का पाठ 5 किस प्रकार में हिंदी में आया। अब हम पढ़ रहे हैं इसका भाग 2। मुझे इसकी कभी कोई ज़रूरत सी न महसूस हुई। शायद ऐसा वहम मुझे था, जो वहम ही था कि मेरी निजी एकांत की दुनिया में मेरे साथ चलने वाला कोई नहीं है। और क्यों हो, खैर, लेखक अकेलेपन से इतने साल रह चुका था कि उसे अब अकेलेपन से किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी। अब लेकिन वो अकेलेपन का एक कारण वो खुद को भी मानते हैं कि किस प्रकार मैं लोगों से ढंग से बोल नहीं पाता, मुझे जो बात करनी चाहिए वो मैं कर नहीं पाता। ये भी शायद मेरे अकेलेपन का कारण है। ये 36, 37, 37, 38 के साल थे, यानी 36, 37 के 38 की बात हो रही है। जी हाँ, तो बच्चन ने मुझसे कहा, तुम यहाँ रहोगे तो मर जाओगे, चलो इलाहाबाद और एमए करो इत्यादि। यानी बच्चन कहते हैं शमशेर बहादुर सिंह को कि इलाहाबाद चलो और वहाँ से तुम एमए करो इत्यादि। और हमारी दुकान पर बैठने वाले देहरादून के प्रसिद्ध डॉक्टर मुझसे कह रहे थे, तू इलाहाबाद जाएगा तो मर जाएगा। मगर मैं तो देख चुका था कि फेफड़े के मरीजों के लिए, गरीब गुरबा के लिए वह क्या नुस्खा लिखते थे। कैल्शियम लिक्टेट 3 टाइम्स अ डे। कैल्शियम लिक्टेट उन दिनों 2 आने में 1 आउंस आता था। मैं अपने दिल में बेफिक्र था, यानी वो मर जाएगा उनको कहा गया था, लेकिन अब उन्होंने पता लगा लिया था कि उनके फेफड़ों के मरीजों के लिए कैल्शियम लैक्टेट नाम की एक दवा दी जाती है, वो उन्हें लेनी है। इलाहाबाद आए तो बच्चन ने क्या किया। बच्चन के पिता मेरे लोकल गार्जियन के खाने में दर्ज हुए। उन्होंने उर्दू फारसी की सूफ़ी नज़मों का एक संग्रह बड़े स्नेह से मुझे दिया था। वह आशीर्वाद अरसे तक मेरे साथ रहा, यानी बहुत वर्षों तक मेरे साथ रहा, और एक अर्थ में अब भी है। और बच्चन ने एमए प्रीवियस और फाइनल के दोनों सालों का जिम्मा लिया और कहा, देखो, जब भी तुम इस काबिल हो जाओ, यानी तुम्हारी नौकरी लग जाए, तब वापस कर देना, चिंता मत करो। न इस काबिल हुआ और ना मैंने चिंता की, यानी मैं उस काबिल हुआ ही नहीं कि जो मुझे एमए प्रीवियस और फाइनल ईयर के दोनों सालों का जो जिम्मा लिया था और कहा था कि जब तुम इसके काबिल हो जाओ तो मुझे ये वापस दे देना। लेकिन ना तो लेखक ऐसे काबिल हुआ और ना ही उनके चिंता थी। बच्चन का प्लान यह था कि मैं किसी तरह एक काम का आदमी बन जाऊं। उनके स्वयं अंग्रेजी में फाइनल कर लेने 10 साल की मास्टरी के बाद और बीटी कर लेने के साथ साथ मैं भी यूनिवर्सिटी से डिग्री लेकर फारिग हो जाऊं, यानी मैं भी यूनिवर्सिटी से डिग्री लेकर अच्छे से एक ओहदा प्राप्त कर लूं, ताकि कहीं पैर जमा कर खड़ा हो सकूं। सो कहाँ होना था। कहीं ना कहीं यह बात पिताजी की सरकारी नौकरी को देखकर मेरे दिल में बैठ गई थी कि नौकरी नहीं करनी है। मैंने कभी कोई तर्क वितर्क अपने आप से नहीं किया। मेरा ख्याल है, और अब मैं साफ साफ देखता हूँ और कह सकता हूँ कि यह बस घोंचूपने की हद थी और पलायन। हिंदू बोर्डिंग हाउस के कॉमन रूम में एक सीट मुझे फ्री मिल गई थी, और पंत जी की सहज कृपा से, सुमित्रा नंदन पंत की वहाँ मुलाकात होती है उनसे, और उनकी सहज कृपा से मैं कभी नहीं भूलूंगा इंडियन प्रेस से अनुवाद का काम। अगर सचमुच कोई बात मेरी समझ में आती थी तो वो एक यही कि अब मुझे हिंदी कविता गंभीरता से लिखनी है, जिससे कि मेरा रब्त का अर्थ है यहाँ पर संबंध या फिर रिश्ता, जिससे कि मेरा जो रिश्ता है वो बिल्कुल छूट चुका था। भाषा और उसका शिल्प लगभग अजनबी से हो चले थे। आखिर हिंदी फर्स्ट फॉर्म तो मेरी कभी नहीं रही थी, यानी उन्हें हिंदी में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी, और घर में खालिस उर्दू के ही वातावरण में पला था। बीए में भी उर्दू ही एक विषय लिया था। गज़ल मेरी भावुकता और आंतरिक अभावों का अपने तौर पर भली बुरी एक मौन साथी थी। जैसे भी अपनी थी, वो उर्दू भाषा को ज़्यादा दबाव देते थे। शायद विषयांतर हो रहा था, यानी विषय में अंतर होते जा रहे थे, मगर बच्चन मेरे जिस साहित्यिक मोड़ मेरे हिंदी के पुनर्संस्कार के प्रमुख कारण बने, मैं उसको यहाँ कुछ स्पष्ट करना चाहता हूँ। एक बार पहले भी सन 33 में प्रीवियस का इम्तिहान दिए बिना ही यूनिवर्सिटी छोड़कर जा चुका था, मगर तब तक कुछ रचनाएं सरस्वती और चांद में छप चुकी थी। अब सरस्वती नाम की पत्रिका और चांद नामक पत्रिका में उनकी कुछ कविताएं छप चुकी थी, और बच्चन ने अभ्युदय में प्रकाशित मेरे एक सोनेट को पसंद किया था और कहा था कि वास्तव में यह खालिस सोनेट है, यद्यपि मुझमें उनमें मतभेद है। बहरहाल तो सन 37 में भाषा यानी हिंदी मुझसे छूट सी चुकी थी। अभिव्यक्ति का माध्यम मात्र और सदैव एकांततः अपने लिए या तो अंग्रेजी था, अफसोस, या उर्दू गज़ल। हाँ, आज एक बात के लिए मैं अपने पचा ही सीधे साधे
जाट परिवार और अपने बचपन के युग को धन्यवाद देता हूँ कि किसी भाषा को लेकर कभी कोई दीवार मेरे चारों तरफ खड़ी नहीं हो सकी जो मेरे हृदय या मस्तिष्क को घेर लेती। यानी उनके परिवार का वो बहुत दिल से शुक्रिया करना चाहते हैं कि उनको किसी भाषा का कोई दीवार उनकी तरफ खड़ी नहीं हुई कि नहीं तुम्हें उर्दू पढ़नी है तो जीवन भर उर्दू ही पढ़नी है या हिंदी पढ़नी है तो हिंदी ही पढ़नी है। अफसोस इतना ही है कि मैं जमकर कोई साधना भाषा या शिल्प की नहीं कर सका। हिंदी ने क्यों मुझे उस समय अपनी ओर खींचा, इसका स्पष्ट कारण तो मेरी चेतना में निराला और पंत थे। यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रा नंदन पंत उस समय उनके साथी रहे। उनसे प्राप्त संस्कार और इलाहाबाद प्रवास और इलाहाबाद के हिंदी साहित्यिक वातावरण में मित्रों से मिलने वाला प्रोत्साहन और हिंदी आज भी अपनी ओर खींचती है, बावजूद कम से कम मुझ जैसों को दुखी और विरक्त करने वाले अपने संकीर्ण सांप्रदायिक वातावरण के। बच्चन इस वातावरण को आज मर्दानावार झेल ही रहे थे। अपनी कविता में उच्च घोष से बार बार बता भी रहे हैं कि यह वातावरण किसी भी जाति के सांस्कृतिक इतिहास में कैसी हीन संकुचित मन स्थिति का द्योतक होता है। मगर सन 37 में मेरा हाल यह था कि जैसे मैं फिर से एक तैरना सीख रहा हूँ, यानी फिर से जैसे तैरना सीख रहा हूँ, फिर से पूरे तरीके से आपको कविता में ढाल रहा हूँ। 3 सालों में बहुत कुछ भुला चुकने के बाद मेरी अंतस्थ चेतना का यही स्वर था कि बच्चन शायद मुझे इसलिए इलाहाबाद लाए हैं। वह मैदान में उतर चुके हैं, बस जरा आर्थिक रूप से निश्चित हो जाने की देर है। बहुत 1 साल और मुझे भी मैदान में उतरना है अपने तौर पर। मुझे भी कमर कस लेनी है। यही भाव मात्र मेरे मन में स्पष्ट था और मुख्य और कोई भाव नहीं था कि मुझे भी बच्चन साहब की तरह ही बहुत अच्छी कविताओं का श्रोता बनना है। मुझे याद है कि बच्चन ने एक नए स्टेंजा का अर्थ होता है जो गीत का जो अंतरा होता है, जो गीत शुरू से शुरू नहीं होकर जो उसका मुख्य लाइनें जो अंतरा होता है, जो मेन लाइनें होती है वो, तो इस प्रकार मुझे बताया था। 14 पंक्तियाँ, सोनेट नहीं, और तुकों का प्रभावकारी विन्यास यानी व्यवस्थित रूप। बीच बीच की अनेक पंक्तियाँ अतुकांत थी। मुझे बहुत आकर्षक लगा था वह प्रकार। ये एक प्रकार का ये जो अलग ही नया सा एक ढंग है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने तबीयत पर जोर डालकर उस प्रकार में एक रचना की थी। बच्चन को नहीं मालूम किसी को भी नहीं, क्योंकि कभी छपी नहीं। बच्चन के लिए तो यह कविता एक बंद था, मेरे लिए वह एक बंद पूरी कविता हो गई। मगर मैंने जो लिखा वह वस्तुतः सोनेट के अलग रूप न ले सका। बच्चन ने तब तक उससे अपने नवीन फॉर्म में कोई कविता न रची थी। खैर, बच्चन के निशा निमंत्रण की कविताओं के रूप प्रकार ने भी मुझे आकृष्ट किया। मैंने कुछ कविताएं उस प्रकार में लिखने की कोशिश की, मगर मुझे बहुत मुश्किल जान पड़ा। 9 पंक्तियां, 3 स्टेंजा। प्राय सभी कवि उस छंद में लिख रहे थे। मुझसे नहीं चला, यानी मुझसे ये नहीं हो पाया जो सब कवि कर रहे थे। अगरचे कुछ पंक्तियां इस अभ्यास में शायद बुरी नहीं उतरी। निशा निमंत्रण के कवि के प्रति मेरी एक कविता, जिस पर पंत जी के कुछ संशोधन भी है, रूपाभ काल में किए हुए, मेरे पास आज भी अप्रकाशित सुरक्षित है। उसका भी बच्चन को पता नहीं है। मैं अपने कोर्स की ओर ध्यान नहीं दे रहा था। इससे बच्चन को शोभ यानी कि दुख था। यानी मैं पूरी तरीके से कविताओं में अभी तक डूबा नहीं था। उन्होंने कहा तो था, लेखक ने कहा था कि मैं अब कविताओं के लिए अपनी पूरी तरीके से कमर कस लूँगा, लेकिन वैसा उन्होंने नहीं किया। तो इस बात का दुख बच्चन साहब को था। अतः मेरे मन में भी एक स्थायी संकोच। खैर, 2 साल पूरे करके आखिर फाइनल का इम्तिहान मैंने फिर भी नहीं दिया। बच्चन के साथ एक कवि सम्मेलन में भी मैं उसी साल गया था, शायद गोरखपुर। मैंने देखा कि कविता में मेरा नया अभ्यास निरर्थक नहीं गया। सरस्वती में छपी एक कविता ने निराला जी का ध्यान आकृष्ट किया। कुछ निबंध भी मैंने लिखे। रूपाब ऑफिस में प्रारंभिक प्रशिक्षण लेकर मैं बनारस हंस कार्यालय की कहानी में चला गया। निश्चय ही हिंदी के साहित्यिक प्रांगण में मुझे बच्चन घसीट लाए थे। आज मैं स्पष्ट देखता हूँ मेरे जीवन के इस भरपूर और कैसे आकस्मिक मोड़ के पीछे बच्चन की वह मौन सजग प्रतिभा रही है। यानी पूरी तरीके से अगर लेखक को किसी ने प्रोत्साहन दिया है, कविताओं के लिए आगे बढ़ाया, तो वो थे बच्चन साहब। और दूसरों को नया यानी प्रतिभा से जीवन देने की नैसर्गिक यानी सहज क्षमता रखती है। बच्चन से मैं हमेशा ही प्राय दूर रहता आया हूँ, क्योंकि बच्चन साहब से दूर रहते थे लेखक, क्योंकि वो जो भी कविताएं लिखते थे वो सोचते थे कि शायद बच्चन साहब से मेरी कविता अच्छी नहीं रहेगी। इस प्रकार वो बच्चन साहब को कुछ बताते नहीं थे। और जिनमें मैं अक्सर नज़दीक रहता आया हूँ, क्या उनसे बहुत दूर नहीं रहा। बहुत ही अनुपस्थित चीज़ें मेरे लिए उपस्थित ही के समान है और उपस्थित अनुपस्थित के। और मैं बहुत नज़दीक आने, बहुत मिलने जुलने, चिट्ठी पत्री आदि में विश्वास नहीं करता। बच्चन इसलिए मेरे काफ़ी करीब रहे हैं, मगर बेसिकली उसी तरह जैसे एक कवि अपनी रचना के माध्यम से अपने करीब रहता है, अपने साथ रहता है, जिससे हम कभी नहीं मिलते या मिल सकते युगों का व्यवधान होने के कारण।
जीवन में बहुत सारी ऐसी परेशानी आ जाती है जिसके कारण हम युगों तक नहीं मिल पाते। ये युग एक ही तरह प्रस्तुत भी हो सकते हैं, अतः मिलने या न मिलने का कोई अर्थ नहीं बैठता। इस तरह बच्चन अपने व्यक्तित्व में, जिसे कुल मिलाकर मैं उनकी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कविता में भी बड़ा आंकता हूँ, बहुतों की तरह मेरे भी नज़दीक है, और यह एक बिल्कुल सहज और सामान्य और स्वाभाविक सी बात है। इसका सहज, स्वाभाविक और सामान्य होना मुझे अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वह मुझे अपनी जगह पर मुक्त भी रखता है। मेरा अनुमान है कि और भी सैकड़ों व्यक्तियों को ऐसा ही अनुभव हुआ होगा। अनुमान ही क्यों, मुझको मालूम है कि हुआ है। मैं अपने इस अनुभव को विशिष्ट या विशेष नहीं मानता, वस्तुतः तो ऐसा कुछ विशिष्ट या विशेष दुनिया में नहीं हुआ करता। बच्चन जैसे लोग भी दुनिया में हुआ करते हैं, और वह हमेशा ही ऐसे होते हैं। असाधारण कहकर मैं उनकी मर्यादा कम नहीं करना चाहता, मगर यह साधारण और सहज प्राय दुष्प्राप्य भी है। बात अजब है मगर सच है। दुष्प्राप्य का अर्थ होता है जिसका मिलना कठिन हो। तो इस प्रकार से ये था किस प्रकार में हिंदी में आया। शमशेर बहादुर सिंह का ये लिखा हुआ है, और इसमें पूरी तरीके से बच्चन साहब से प्रोत्साहित, किस प्रकार से लेखक प्रोत्साहित होते हैं और वो अपनी कविताएं लिखते हैं, लेकिन फिर भी बच्चन साहब को दुख भी होता है कि वो कविताओं में पूरी तरीके से नहीं ढल पाया है, ये कविताओं में पूरी तरीके से नहीं आ पाया है। तो इस प्रकार से बच्चन साहब, निराला, पंत आदि से ये प्रोत्साहित होकर हिंदी में आते हैं, क्योंकि पहले इनकी भाषा उर्दू होती है और इनके पूरे परिवार में उर्दू का ही माहौल होता है। तो लेखक ने शीर्षक भी यही दिया है कि किस प्रकार से मैं हिंदी में आया, हिंदी में रचनाएं करने लगा। धन्यवाद।